भी घट सकता है। इससे पहले आया और जो अंदेशा था वही हुआ, टिकट पार्टी ने काट दिया। मुझे चाहने वालों ने, पूरी देवली उनियारा की जनता ने आह्वान पर, उनके दबाव में, उनके कहने पर मैंने नामांकन दाखिल किया। और दाखिल करने के बाद मेरी आज ये इच्छा रही कि प्रचार में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन उससे पहले जो भी प्रतिष्ठित देव स्थान है देवली उनियारा में, उनको सबको ढोका जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए, उनके भक्तों का आशीर्वाद लिया जाए। और उसी के तहत आज मैं देवली में दोबारा आया हूँ। और जिस तरह का हुजूम, जिस तरह का आशीर्वाद मुझे यहाँ की जनता दे रही है, आज अभी जहाँ हम इस स्थान पर खड़े हैं दूनी में, 10:30 बजे का सुबह का यहाँ टाइम था। मुझे लगता है शायद 3-4 यहाँ बज गए हैं। और शायद हमारा जो लास्ट अंतिम जो पड़ाव है वो तो रात को 2 बजेगी या 12 बजे 2 बजेगी। पहले ही दिन एक संकल्प ले लिया आपने, क्योंकि राजनीति में संकल्प जो है वो बड़े होते हैं। और आप, मैं देख रहा हूँ कि पैरों में सूजन भी नजर आ रही है। मेरी पत्नी भी साथ है, उन्होंने भी ये देखा है। तो ये क्या परिवार ने संकल्प लिया है? मेरी पत्नी ने, मैंने ये संकल्प लिया है। हमें 25 साल राजनीति में मुझे हो गए, सामाजिक जीवन और राजनीति में काम करते हैं। बहुत मेहनत की, बहुत लोगों को धोखा, लेकिन जो सोचा उतना मिला नहीं। मन टूट गया। अब सोचा कि ईश्वर को याद करो, ईश्वर ही मदद करेगा। और यही कारण है कि हारे के सहारे खाटू श्याम दरबार में अब हाजिरी लगाई है। क्या क्या संकल्प ले लिए है? और खाटू बाबा से भी के दरबार में भी मैंने तो अर्जी लगाई है कि बाबा अगर मेरी पार पड़ जाएगी तो मैं चुनाव जो जीतूंगा तो टोंक में जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग होने के बाद किसी नेता के दर पे नहीं जाएंगे, किसी पार्टी के दर पे नहीं जाएंगे, सीधा टोंक से सीधा पैदल यात्रा, बिना उगाने पेड़, खाटू दरबार के यहाँ खाटू श्याम जी जाऊंगा। अच्छा, आज आप जो है पैदल चल रहे हैं, बिना चप्पलों चल रहे हैं, या प्रचार के दौरान जो है? देखिए, मैंने शपथ लिए, मैंने उकलाना में देलवाड़ महाराज के मैंने दर्शन करके ये स्टार्ट करी थी। और वहीं से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं वहीं से बिना पैर, बिना चप्पल, बिना उसके नंगे पैर जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता से आशीर्वाद मांगूंगा और जनता से कहूंगा कि मैं एक छात्र नेता रहा, छात्र राजनीति में रहा, जिसने छात्र और किसानों के लिए संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने, पार्टियों ने मुझे धोखा दिया, पार्टियों ने मुझे कभी पहचाना नहीं, मेरे संघर्ष को नहीं पहचाना। खास जनता मेरे संघर्ष को पहचाने, जनता मुझे पहचाने, मेरे बैकग्राउंड को पता करे, मेरा हिस्ट्री पता करे और उसके बाद मेरे पे विश्वास करके मुझे आजमाए। नरेश जी, हनुमान बेनीवाल से बात हो गई आपकी, रविंद्र भाटी का भी एक बयान सुनने को है। किन किन नेताओं ने आश्वस्त कर दिया है इस लड़ाई को लड़ने में आपका साथ देने के? देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा, मैं कभी भी बिना सबूत कोई बात नहीं करता। मैंने भाई साहब हनुमान जी से बात हुई, आपके सामने हनुमान जी भाई साहब ने अपनी बात रखी। मैंने भाई रविंद्र भाटी से बात की, आज उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। मेरी राजकुमार रोहत और चंद्रशेखर के मामले में भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल की उनसे बात हो रही है। और जल्द ही ये दिवाली के बाद हम इस चुनाव प्रचार को रंग देंगे। ये तो केवल आज तो केवल देव दर्शन के माध्यम से जनता का भी आशीर्वाद मिल जाए, देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। दिवाली के बाद हम मुख्य रूप से प्रचार प्रसार में लगेंगे, अभी क्योंकि 28 का लास्ट डेट है। अभी तो बहुत सारे लोगों को, जो मेरा दौसा में लोकसभा चुनाव को देखकर बहुत सारे लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि कहीं नरेश मीणा बैक तो नहीं हो जाएगा, नरेश मीणा टिकट तो वापस नहीं, फॉर्म तो वापस नहीं ले लेगा। तो मैं कल लास्ट डेट है, उसके बाद 30 तारीख को हमें वो मिलेगा, सिंबल मिलेगा। सिंबल मिलने के बाद मैं दिवाली में यहाँ देवली उनियारा की धरती पर मनाऊंगा। दिवाली पर मेरा मन है कि मैं अकेला ही जो भी बड़े शहर हैं, जैसे देवली कस्बा है, कस्बे की प्रत्येक व्यापारी की दुकान पर ढोक दूंगा। वहाँ की प्रत्येक चाय थड़ी, जितने भी वहाँ पे मकान है, हर घर पे जाके देवली में मैं ढोक देके और दिवाली का देवली में ही दिवाली मनाने का मन है। नरेश मीणा आजकल भावुक बहुत हो रहे हैं जी। एक आक्रामक छवि जो है, बुलंद आवाज जो है, कहीं भावुक हो जाती है। आखिर जो है ज्यादा टूट गए हैं, यही मान लीजिए। मेरे पास बहुत ताकत रही है शुरू से, मुझे यूथ का बहुत सपोर्ट रहा है। और मैंने बस 23 मुकदमे लगे हुए हैं। 23 मुकदमे खाने का मतलब, जेल जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं डरता तो नहीं है। और जब मेरे पास इतनी ताकत हो, मुझे जेल जाने से नहीं डर नहीं लगता हो, तो मैं जमीनों पे भी कब्जे कर सकता था, मैं गलत काम भी कर सकता था, मैं उसका दुरुपयोग भी कर सकता था ताकत का, लेकिन मैंने दुरुपयोग नहीं किया। आज भी मैं जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। मैं अपने घर में से कमा के लाता हूँ, मेरे खेती बाड़ी से कमाता हूँ, मेरा पेट्रोल पंप वहाँ से कमा के लाता हूँ, और मैं जयपुर में आके खर्च कर जाता हूँ। टूट गए, अब मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरे घर वाले परेशान हैं। कब तक बर्बाद रहूँ इस राजनीति? और जो राजनीति हम देख रहे हैं, राजनीति केवल पैसे वालों की हो गई है। ये तो मैं किस्मत वाला हूँ कि आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है,
खाली हाथ निकला हूं, उसके बाद भी सैकड़ों गाड़ियां मेरे साथ जो युवा साथी हैं, जो साथी हैं, जो बेचारे अब जो ठीक ठाक जगह है वो मेरे लिए लगे हुए हैं। जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे भरोसा है कि अब कम से कम जनता मेरे पे विश्वास करेगी। नरेश मीणा ने नामांकन भरा, 13 लोगों ने अब तक नामांकन भरा है, लेकिन त्रिकोणात्मक मुकाबला हमें नज़र आ रहा है। मुकाबला राजेंद्र गुर्जर से है, कस्तूरचंद मीणा से है, क्योंकि आपने जो है 13 के बीच में जो 3 का जो मुकाबला नज़र आ रहा है उसमें 5 का बड़ा एक फिगर सामने निकल के आ रहा है। जब नॉमिनेशन करने आते हैं तो 5 लोग आते हैं परिवार के, और पोस्टर भी जो जारी होता है हम 5 साथ साथ हैं। तो ये 5 का जो सियासी पांडव जो है, 5 पांडव, एक फीलिंग आ रही है अंदर से। बिल्कुल सही बात कही आपने। कौरवों और पांडव और कौरवों का जो युद्ध था उसमें कौरवों की तरफ बहुत सारे लोग थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, और एक तरफ पांडव थे। 5 पांडवों ने पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। ये कांग्रेस और बीजेपी कौरवों की सेना है, जिसमें चाहे भीष्म पितामह भजनलाल को मान लो, द्रोणाचार्य अशोक गहलोत को मान लो, लेकिन 5 पांडव हनुमान बेनीवाल, भाई रविंद्र जी भाटी, भाई राजकुमार जी रोत, चंद्रशेखर आजाद और नरेश मीणा, अरे 5 पांडव ही नहीं है। हमें और जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, भाई मेरे को कल मेरी बात हुई चंद्र प्रकाश सैनी जो माली समाज के। एक सवाल करना चाहूँगा कि 5 पांडवों की बात होगी, श्री कृष्ण कौन है? अब देखिए, ये जो यूथ है, जनता है, ये सब हमारे लिए तो भगवान है, श्री कृष्ण है। जनता जनार्दन ही श्री कृष्ण के रूप में हमें आशीर्वाद दे रही है। आप कुछ बता रहे थे, तो आगे भी बढ़ रही है बात जो हुई। इसके अलावा भी हमें अब बहुत ज़्यादा लोगों से मदद मिल रही है। अभी एक माली समाज के आंदोलन के, आरक्षण आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, अगुवा थे चंद्र प्रकाश जी सैनी, उनसे मेरी कल बात हुई है। उन्होंने कहा 2 दिन बाद में मैं भी आपके चुनाव में पूरी तरह से आपके साथ आ जाऊँगा। कभी सोचा था कि 7 फेरों के 7 बंधन के संग बनने वाली धर्म पत्नी जो है प्रचार में अब साथ साथ राजनीति की पिच पर भी साथ देगी आपका? देखिए, मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य रही है 2010 में, 12 से। पिता भी राजनीति में रहे जी। और अब बीजेपी कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। अब हमारे पास तो कोई नेता है नहीं, हमारे पास तो मेरे छात्र भाई, यूथ भाई, ये लोग हैं। और परिवार जो है, मैं जयपुर में परिवार के साथ ही रहता हूँ, किराए के मकान में बच्चे रहते हैं, बच्चों की भी छुट्टियाँ लगी हुई है, तो बच्चे भी जनता के दर्शन कर लेंगे, जनता के पैर छुएंगे तो जनता को लगेगा देखो पूरा परिवार हमारे पास आया है। तो कहीं न कहीं से हमें ये प्रचार का दौर शुरू होगा, दिवाली मनाएंगे जनता के बीच में, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के दिलों पे नरेश मीणा राज करने की कोई खास रणनीति लेके आया है कि जनता जो है नरेश मीणा की बात को सुने, समझे और उसका साथ दे। देखिए, मैंने 25 साल मुझे बिना पद बिना ओहदे के रहते हुए हो गए। मैं किसी पद पे नहीं रहा, ओहदे पे नहीं रहा जिसकी दम पर मैं किसी की मदद कर पाऊँ। मेरी तो कोई सिपाही भी नहीं सुनता। और जो हालात है आप सबके सामने, और ग्रामीण एरिया में 3-4 जगह मेनली जनता को काम पड़ता है। जनरली थाने में काम पड़ता है, तहसील में काम पड़ता है, बिजली घर में काम पड़ता है और पटवार घर में काम पड़ता है। और इन चारों जगह पे नेता बंदी लेते हैं। इस तरह के इस जो ऑफिशियल जो भ्रष्टाचार होता है, इसको खत्म करेंगे। मैंने यहाँ बजरी का एक बड़ा कारोबार यहाँ पे बड़े नेता करते हैं, जिन नेताओं के बजरी माफियाओं से संबंध है, जिन बजरी माफियाओं को एमएलए सांसद संबंध है, उनके तो ट्रक चलते हैं, डंपर चलते हैं, जेसीबी चलती है। और एक आम किसान को, एक साधारण परिवार के व्यक्ति को अगर अपना मकान बनाना, अपने घर में बजरी चाहिए तो उसको एक ट्रॉली बजरी नहीं मिलती। यहाँ मैंने देखा है, बिशलपुर का डैम है बड़ा, यहाँ से पानी, अरे वाह बेटा, यहाँ पे एक बिशलपुर का डैम है, पानी जयपुर जा सकता है, अजमेर जा सकता है। और देवली उनियारा में कई गांव ऐसे देखे जो अभी भी पेयजल के पानी के लिए तरस रहे हैं। कई खेत ऐसे जो नहर के पानी को ढूंढ रहे हैं। इन सारे लोगों के लिए मैं लड़ूंगा। आपने देखा होगा, मैंने 12 में किसानों के लिए आंदोलन किए, और जिस तरह से मैंने किसानों के लिए आंदोलन किया वहाँ उसका बहुत ज्यादा फायदा किसानों को मिला। मैंने जब आंदोलन किया तो 81 करोड़ रुपए 12 के किसानों को बीमा के पैसे मिले। मुझे नहीं लगता कि देवली उनियारा में किसी नेता ने आज दिन तक ये कहा होगा कि किसानों को बीमा के पैसे भी मिलते हैं। अगर भगवान की दया से यहाँ के किसानों ने, यहाँ के युवा साथियों ने अगर नरेश मीणा को एमएलए बना दिया तो यहाँ के किसानों की फसलें टाइम टू टाइम पर मंडी में समर्थन मूल्य के कांटों पे तुलेगी। 3,02,721 मतदाताओं से नंगे पैर वोट की अपील करने के लिए निकल चुके हैं सेवक बनके। किस तरह की उम्मीद है इस जनता को? पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है, जिस तरह का आज मुझे आशीर्वाद मिला है। और मेरे ये यूथ और छात्र जो भाई हैं, इन पर मुझे भरोसा है। मैंने इनको एक टारगेट दिया है कि दिवाली के बाद जो भी छात्र युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, और प्रत्येक दिन सुबह उठते ही कम से कम 100 माता बुजुर्गों के पैर छुएंगे
और पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे और उनके पैर चबी छोड़ेंगे जब उनसे उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। वो हमें विश्वास है कि जब अभी शायद बुजुर्ग लोग अभी हमें नहीं पहचाने, जो छात्र युवा तो हमारे साथ आ गए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा 2-4 दिन के अंदर अंदर, लेकिन जैसे जैसे यूथ और जो छात्र साथी उनको हमारे पुराने जो इतिहास बताएंगे तो 100% यहाँ के बुजुर्ग भी हमें पहचानेंगे। अभी बीजेपी खुश हो रही है, आपके शब्द मेरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यही बीजेपी हो सकता है फिर बाद में जो है आज की स्थिति में कांग्रेस खत्म हो गई है। और आपने शायद आपको ध्यान नहीं होगा, गहलोत साहब और डोटासरा जी यहाँ आए थे सभा में, उस सभा में आप भी पहुंच गए और उस मंच का क्या हाल हुआ तो आपको शायद ध्यान नहीं है। उस सभा में आप भी पहुंच गए। हम पहुंचे थे बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि हमने टिकट मांगा था, बिना तैयारी के। आपके यहाँ देख लो, गहलोत साहब को दिखाने गए थे, डोटासरा जी को दिखाने गए थे कि ये जिस सभा में आप आए हो उसी सभा में से नरेश मीणा अपनी भीड़ ले आता है, अपने समर्थक ले आता है। जिस सभा में अशोक गहलोत साहब आए, डोटासरा आए, वो सभा पैसों की दम पर बुलाई गई भीड़ थी। और जब नरेश मीणा वहां पहुंचा और जब उनको पता लगा कि नरेश भी यहाँ है, और जब मैंने वहां उनकी पोल खोली टिकट देने वालों की, सारी भीड़ आधी भीड़ उसमें से उठकर नरेश मीणा के साथ चल दी। पूरा देवली उनियारा में बीजेपी कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बात सही है, टक्कर हमारी राजेंद्र गुर्जर से रहेगी, लेकिन जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा रहेगा। जिस तरह से रविंद्र भाटी का जीत का मार्जिन था, जिस तरह राजकुमार राउत का मार्जिन था, उसी तरह बड़ा मार्जिन से चुनाव। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेंद्र गुर्जर भी चप्पल में चलते तो आपने सोचा कि मैं तो चप्पल भी उतार देता? मुझे ध्यान नहीं, मैं ज्यादा उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। मुझे इतना पता है राजेंद्र गुर्जर के बारे में कि वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ टिकट लेके आए। इससे पहले वो बीजेपी से यहाँ MLA रहे, पर यहाँ पिछली बार कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला के बेटे विजय भैंसला जी चुनाव लड़े थे, और विजय भैंसला जी जब भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट मिले थे तो राजेंद्र गुर्जर कहीं भी जनता को नजर नहीं आया था। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब कर्नल साहब का बेटा विजय भैंसला यहाँ से चुनाव लड़ रहा था तो कई समाज के सीनियर लोग, बुजुर्ग लोग उस विजय कर्नल साहब की लाल पगड़ी की लाज रखने के लिए उस लाल पगड़ी के साथ विजय भैंसला इस राजेंद्र गुर्जर के घर गए थे, और सुनने में आया कि इसने उस लाल पगड़ी का भी अपमान किया था, विजय भैंसला का अपमान किया था। आप वोट क्या विजय भैंसला का साथ मिलने जा रहा है? देखिए, वो बीजेपी में है और मुझे लगता है संपर्क में है। मुझे लगता है कि जो अपमान उनका हुआ, उनका जो आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। उम्मीद कर रहे हैं कि बात होगी। बिल्कुल उम्मीद है, वो उन सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। प्रभुलाल सैनी जी का जो अनादर हुआ उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जिन जिन का अनादर यहाँ हुआ है, जिन जिन के टिकट काटे गए हैं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसने 2023 के चुनाव में नरेश मीणा की सियासत जो है, साफा पहनने वालों पे भी नजर है और बीजेपी पे भी नजर है, तो दोनों दलों के जो है देखिए, मेरा ये निवेदन है, कम से कम आप जहां भी रहो ना, वहां ईमानदारी से रहो और वफादारी से रहो, जहां भी रहो। कांग्रेस में हरीश चंद्र मीणा भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनता है, कांग्रेस में आ जाता है, और कांग्रेस से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलाता है जो 4 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के हालात, जो राजेंद्र गुर्जर जो पिछली बार यहाँ बीजेपी को हरा रहा था, विजय भैंसला को हराकर हरीश चंद्र मीणा की मदद कर रहा था, उस हरीश चंद्र मीणा का इतिहास गुर्जर समाज अच्छी तरह जानता है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बारे में पूरा गुर्जर समाज जानता है कि हरीश चंद्र मीणा कौन था, जब वो डीजी था, जब आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, और उसने किस तरह से क्या कार्रवाइयां करी थी। गुर्जर समाज उस आदमी से पीड़ित था, उस आदमी को गुर्जर समाज उसके बावजूद भी राजेंद्र गुर्जर और हरीश मीणा को जिताया। अब इनका यही पैटर्न है, उसने उसको जिता दिया, अब हरीश मीणा उसको जिता देगा। ये तो राजस्थान की सियासत के बारे में भी यही कहावत है, एक बार तुम एक बार हम। उसी को तो चेंज करना चाहते हैं हम। ये जो 5 पांडव मिले ना, ये उसी को चेंज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये इकट्ठे केवल विधानसभा चुनाव के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इस पर तो नजर है ना, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। अगर भगवान की दया से नरेश मीणा अगर विधायक बन गया देवली उनियार से, तो 2011 में मैंने यूनिवर्सिटी में एक 3rd मोर्चा बनाया था। जो 3rd मोर्चा की कल्पना हम करते हैं, जो सपना हम देखते हैं राजस्थान में, अगर नरेश मीणा MLA बन गया तो ये तय मान लो कि 3rd मोर्चे की सरकार 2028 में राजस्थान में बनेगी, और जिसके अगुवा होंगे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, उसमें सेनापति होंगे भाई रविंद्र भाटी, भाई राजकुमार राउत, भाई नरेश मीणा, और हम जैसे जो लड़ाके जिन्हें बीजेपी कांग्रेस स्थान नहीं दे रही, उन सबका मैं तो अभी स्वागत करता हूं। छोड़ो बीजेपी कांग्रेस, मैं विजय भैंसला जी से निवेदन करना चाहता हूं, कुछ नहीं देगी कांग्रेस बीजेपी। उसके कन्हैया कुमार को कांग्रेस लेके 2 बार बिहार में हरा दिया, दिल्ली में हरा दिया। विजय भैंसला जी, आप तो उस कर्नल साहब के वंशज, जो कर्नल साहब के बेटे हो, जिसने पूरा हिंदुस्तान जाम कर दिया था। आप इनके भरोसे मत बैठो, आप आ जाओ मैदान में हमारे साथ,
और कूद जाओ देव दुनिया में। अगली बार इतिहास बदल देंगे राजस्थान का। पांडवों की सरकार, पांडवों की सरकार बनेगी। ये है नरेश मीणा, जिन्होंने लाल पगड़ी से भी साथ मांगा है। पगड़ी कैसे ये पगड़ी चुका है, पेड़ जो है सरकार पर निकले हैं और कह रहे हैं कि मुझे जनता जब मेरा साथ देगी, जीत कर जाएगी, तो मैं टोंक की धरती से लेकर खाटू श्याम के दरबार तक इसी तरह नंगे पैर पहुंचूंगा। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV टोंक।